ये कहानी आज से लगभग 40-42 साल पहले की है। जी जी। तो उस समय वो गया में काम किया करते थे और यहाँ गरीबों के बीच में उनको जागरूक और संगठित करने का काम करते थे। एक घटना में थोड़ी जानकारी मिल गई थी तो फिर वो उदय जी को जानकारी दे दिया था, तो फिर वो उस घटना से वो बच गए थे। लेकिन ये हर हाल में भी काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। और चूँकि दृढ़ निश्चयी हैं तो कोई चीज़ अगर तय करते हैं तो वो पूरा करते हैं। तो इन्होंने काफ़ी काम किया है गरीबों के लिए। मोदी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था, मुझे बताया है कि वो मांझी समाज के लिए काफ़ी काम किया। टोटल मैंने आप समझिए कि मैंने अधिकांशतः ज़्यादा से ज़्यादा तो मांझियों के बीच में ही काम हुआ है। और गया जिला तो चूँकि मांझियों का ही जिला रहा है, उन्होंने तो एक नया इतिहास बना करके दिखाया कि अगर जाति बल नहीं है, धन बल नहीं है, संख्या बल भी नहीं हो तो भी आदमी अगर करना चाहे और चलना चाहे तो बहुत आगे जा सकता है। इस उम्र में भी ये जितना एक्टिव हैं ऐसे बहुत कम लोग हो पाते हैं। तो हमको अच्छा लगता है कि वे एक अच्छे नौजवान के साथ हम लोग मिल कर के थोड़े दिन काम किया है, तो इसकी खुशी होती है। और बिहार सरकार वगैरह तो बहुत पीछे आकर के हम लोग के शुरू करने के लगभग 20 साल के बाद 25 साल के बाद इन लोगों ने शुरू किया। हम लोग जो पेड़ के नीचे बच्चों को बैठा करके पढ़ाने वाला काम, और उसी गांव के बच्चे से ही पढ़ाने का काम होता था। देश को ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है और होनी भी चाहिए। अगर हर जगह गांव-गांव में हर इलाके में समाज में काम करने वाले लोग, वैसे लोग जो दिल से काम करने वाले हों, अगर हों तो देश की हालत बदलने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अपनी एक अलग पहचान है ज़मीन में, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इनका किया हुआ है तो कोई आदमी भी अगर कहीं किए हुए है तो किया हुआ काम तो कहीं जाता नहीं है ना। आपका एक बूंद पसीना भी अगर कहीं बहा है तो वो कहीं धरती में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। हमने बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी की कहानी सुनाई थी आपको, उनकी जीवन गाथा, उनके संघर्ष की कहानी बताई थी, उनसे बात की थी। उस दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी और ख़ास करके उन्होंने कहा था कि खास वर्ग के लोग संघर्ष के दिनों में उन्हें काफ़ी अपमानित करने का काम किया था और प्रताड़ित करने का काम किया था। बाद में मैंने ऑफ द कैमरा उनसे पूछा था कि क्या इसके कोई सबूत हैं, तो उन्होंने एक नाम लिया था कि वजीरगंज गया में एक जगह है और वहाँ के रवि बाबू जो हैं वो उसके साक्षी थे। तो आज हम रवि जी के पास हैं जो उनके काफ़ी करीबी सहयोगी रहे हैं और उदय नारायण चौधरी के संघर्ष के दिनों के साथी भी रहे हैं। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, क्या था ये पूरा मामला। सर, सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आप सभी लोगों का। ये बताएं कि आपने कहा कि चौधरी साहब का इंटरव्यू आप देखे थे जो मैंने किया था, तो क्या कितनी सच्चाई है कि उन्हें अपमानित करने वाली बात में क्या है, वो कितना दम? उन्होंने जो कुछ कहा है सही ही कहा है और उनके साथ ऐसी घटनाएं यहाँ हुई थी और होने वाली भी थी, जिसमें से कुछ घटनाएं तो गया में भी हुई थी और कुछ गांव में भी कभी कभी होने की संभावना बनी रहती है। तो ये कहानी आज से लगभग 40-42 साल पहले की है। तो उस समय वो गया में काम किया करते थे और यहाँ गरीबों के बीच में उनको जागरूक और संगठित करने का काम करते थे और उसी सिलसिले में हम लोग की भेंट हुआ करती थी। तो अगर आप गरीबों के बीच में काम करते हो आज से 40-42 साल पहले, तो स्वाभाविक बात थी कि लोगों में इसकी प्रतिक्रिया होती थी और लोग समझते थे कि ये लोग उनको भड़काने का काम करने वाले लोग हैं, इस तरह की बातें थी। तो उसमें लोगों ने कभी कभी इन पर हमला करने की बात भी सोच रखी थी, जिसमें एक घटना में थोड़ी जानकारी मिल गई थी तो फिर वो उदय जी को जानकारी दे दिया था, तो फिर वो उस घटना से वो बच गए थे। लेकिन अक्सर लोग उनको कुछ
कुछ न कुछ कह दिया करते थे, बोलते थे, और वो बहुत तनावपूर्ण माहौल में काम कर रहे थे। गया में भी जो खादी ग्राम वगैरह है, तो वहाँ भी, वहाँ के आस-पास में भी लोगों ने उनको बहुत कुछ कहा सुना था, लेकिन ये हर हाल में भी काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। और चूँकि दृढ़ निश्चयी हैं तो कोई चीज़ अगर तय करते हैं तो वो पूरा करते हैं। तो इन्होंने काफ़ी काम किया है गरीबों के लिए, और काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं, संगठित हुए हैं, और फिर तो वो आगे चल कर के आपने बताया ही कि वो विधानसभा के अध्यक्ष हुए और 10 साल तक रहे। अपने आप में ये एक बड़ी बात है, इनके जैसा एक नौजवान इस तरह से आगे बढ़ते हुए और यहाँ तक आए और अपनी पहचान बनाई, और बहुत अच्छी पहचान है इनकी। और ये हर आदमी को जो भी इनके पास गया है उसके लिए जो भी संभव होता है ये अपनी ओर से करते हैं, हमेशा कोशिश करते रहे हैं। सर, जो उनके साथ घटना हुई थी कि कुछ दबंग लोगों ने उन्हें घेर लिया था चारों तरफ से और माँ बहन की गालियाँ दी थी, तो ये सब कि आप उस दौरान का घटना गया की थी, और वो मुफस्सिल थाने में वो पड़ता है। खादी भंडार वहाँ एक है बना हुआ, उसी के पीछे में इन लोग का ऑफिस वगैरह था, तो वहीं के आसपास में लोगों ने उनके साथ ऐसा किया था। और ये कुछ बोलते नहीं थे, रिएक्ट नहीं करते थे, और इन्होंने झेला है सब कुछ, यह बात सही है। सर, आप ये बताएं कि जो वजीरगंज है ये आपका निवास स्थान है, तो जी जन्म स्थान भी है, तो उदय नारायण चौधरी जी के साथ कैसे जुड़ा रहा है? यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, कुछ है याद? बहुत काम किया है उन्होंने वजीरगंज के 2-4 10-20 गांव में नहीं, बहुत गांव में उन्होंने काम किया है। यहाँ बहुत लोग उनको जानने वाले, पहचानने वाले, मानने वाले यहाँ हैं, और वो हर जगह गाँव में जाते थे और मज़दूरों के बीच में रहते थे, उनके साथ मीटिंग वगैरह किया करते थे, उनको जागरूक करते थे, संगठित करते थे। ये काम तो उन्होंने किया है। हमने इनको वहाँ बांके बाज़ार वगैरह में भी देखा है कि वहाँ भी उस समय हम लोग साथ ही काम करते थे, तो वहाँ फिर मांझी लोगों के बच्चों को लेकर के जाना और नदी में नहलाना धुलाना, ये तो 40-42 साल पहले की कहानी हो गई। तो धुलाना और उनके यहाँ बैठना, खाना पीना, रहना, ये सब तो लगातार होता था। ये तो आम बात जैसा था, ऐसा कुछ नहीं लगता था कि हम लोग कुछ खास कर रहे हैं, लगता था कि एक सामान्य काम है जो सबको करना चाहिए, वो कुछ लोग कर रहे हैं। आप कैसे जुड़े रहे उदय जी के साथ, अपने बारे में बताइए कुछ। जब उदय जी वजीरगंज में भी काम करने लगे तो उस समय क्योंकि उन लोग को भी तो पता रहता है कि कौन लोग किस तरह के कामों की रुचि रखते हैं, तो वो कभी कभी मिलने आए थे, और इनके साथ और लोग जो काम करते थे वो लोग भी आते थे मिलने के लिए, तो आपस में बातचीत हुआ करती थी। और उसी क्रम में उन लोग हमको कभी कभी अपने यहाँ मीटिंगों में भी बुलाते थे, और कभी कभी फील्ड में भी ले जाया करते थे। तो उसी क्रम में आना जाना और मिलना शुरू हुआ था, और हम लोगों ने मिल के काफ़ी समय काम किया है साथ में। तो आपने उन्हें काफ़ी मदद की थी, रहने से लेकर के आर्थिक मदद, तो तमाम तरह की मदद आप उनको क्या करते थे? नहीं, हमेशा कुछ नहीं कहेंगे, हम मिलते थे, बातचीत करते थे, हम लोग साथ में जाते थे, घूमते थे, काम करते थे, और मैंने हमको ऐसा नहीं लगता है कि हमने उनके लिए कुछ किया है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। वो हमको मानते रहे हैं, उनका स्नेह हमको मिला है, और उनके साथ रहे हैं। हम लोग काफ़ी झारखंड वगैरह में भी घूमे हैं, मध्य प्रदेश वगैरह में भी हम लोग साथ गए हैं, हम लोग दक्षिण भारत वगैरह भी साथ गए हैं, और इनको देखा है कि कितने हिम्मती हैं और कितने हौसले के साथ काम करते रहे हैं, और कभी किसी चीज़ से इनको घबराहट नहीं हुई है। सर, इमामगंज से जुड़ी कुछ यादों के बारे में सुनाइए। इमामगंज में भी वहाँ से वो सदस्य चुने गए थे बिहार विधानसभा के, तो वहाँ का तो अभी मैंने आपको बताया ना कि एक बार का याद है कि हम लोग वहाँ बच्चों को लेकर के, और लुटवा आश्रम वगैरह भी जहाँ है, उन सब इलाकों में आना जाना होता था, और हर जगह तो उन्हीं लोगों के बीच में रहना, उठना, बैठना और बात करना और काम करना वगैरह रहता था। तो
तो वो एक कहानी तो मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों को ले जाना, नहलाना धुलाना, उनको बैठ करके पढ़ाना वगैरह, इस तरह का काम। और धीरे धीरे ये कोशिश होती थी कि हर गांव में एक लीडरशिप डेवलपमेंट का काम किया जाए, ताकि हर गांव में ऐसे नौजवान तैयार हो जाएं जो फिर अपने गांव को लीड कर सकें और लोगों को संगठित और जागरूक कर सकें। तो ये काम में काफ़ी हद तक सफलता मिली और अधिकांश गाँवों में आप देखेंगे कोई ना कोई तैयार है और अपने अपने गाँव को और बढ़िया से लेके जा रहा है। बहुत सारे लड़के तो बहुत आगे बढ़े। जी इनके टाइम पे छोटे छोटे बच्चे जो थे वो जवान हुए और फिर कई लोग क्या क्या बने भी हुए भी। तो वो काम हुआ है। और ये तो हमेशा इमामगंज डुमरिया तो इनका अपना घर जैसा रहा है और इन्होंने बहुत समय दिया है। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए भी ये अक्सर आया करते थे वहाँ, हमेशा कहीं से भी कोई खबर हो, कोई बात हो, चाहे ऐसे भी। तो हम ये तो कह सकते हैं कि ये बहुत मेहनती है और जो सोचते हैं वो करते हैं और इनको अनुमान भी हो जाता है कि आगे क्या क्या होने वाला है, क्या कैसे होने वाला है। तो वो भी मैंने देखा है कि इन्होंने कभी कभी जो कहा कि देखिए ऐसा होने वाला, देखिए ये होगा, तो वैसा कुछ होते भी देखा है। लेकिन वो हम नहीं कहना चाहेंगे इस पर कि क्या क्या कहा था उन्होंने और क्या क्या हुआ। तो वो है। और आज इस उम्र में भी ये जितना एक्टिव हैं ऐसे बहुत कम लोग हो पाते हैं। तो हमको अच्छा लगता है कि वे एक अच्छे नौजवान के साथ हम लोग मिल कर के थोड़े दिन काम किया है, तो इसकी खुशी होती है। जी। उन्होंने जमुई से चुनाव भी पार्लियामेंट के लिए लड़ा था। जी। वहाँ से भी इन्होंने 1 या 2 बार शायद एक ही बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तो वहाँ जा कर के इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है और आज भी बहुत लोग इनको जानते हैं। इनकी अपनी एक अलग पहचान है जमुई में, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इनका किया हुआ है तो कोई आदमी भी अगर कहीं किए हुए है तो किया हुआ काम तो कहीं जाता नहीं है ना। आपका एक बूंद पसीना भी अगर कहीं बहा है तो वो कहीं धरती में है। तो इनका किया हुआ तो है और काफ़ी लोग हैं इनके वहाँ। और चुनाव होना और चुनाव में हारना जीतना ये तो एक सामान्य सी बात है। ये तो अंकों का खेल है, ये 51 और 49 का खेल है जिसमें कोई भी आदमी आगे पीछे होता रहता है। लेकिन ये एक्टिव हैं। और मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या देश को उदय नारायण चौधरी जैसे पॉलिटिशियन की आज की तारीख में ज़रूरत है? हमने इनको सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में शुरू में देखा है और हम तो ये कहेंगे कि देश को ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है और होनी भी चाहिए। अगर हर जगह गांव-गांव में हर इलाके में समाज में काम करने वाले लोग, वैसे लोग जो दिल से काम करने वाले हों, अगर हों तो देश की हालत बदलने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पर ऐसा होना चाहिए। आपने उनके साथ काम किया है तो कौन सी बातें हैं जो आपको अक्सर याद आती है? उन्होंने क्या ऐसा किया या कुछ ऐसी घटनाएं? जब भी किसी को आवश्यकता हुई है इन्होंने उसको सहयोग किया है, मदद किया है। चाहे वो कोई भी आदमी हो, किसी तबके का हो, किसी वर्ग का हो, जो इनके पास गया है और अपनी बात रखा है तो जो कुछ संभव इन्होंने किया है। हमने भी अगर कभी कुछ कहा है, चाहे कुछ हमारी भी आवश्यकता पड़ी तो हमने कहा है, तो अपनी ओर से इन्होंने पूरी कोशिश की है। ये बहुत सारी उन्होंने विदेश यात्रा भी की है, तो आपने भी की है उनके साथ या विदेश? उनके साथ मेरी कोई यात्रा विदेश की नहीं है और हमने कुछ वैसा कभी विदेश यात्रा खास करके हमारे लिए ऐसा नहीं बना था। एक आध छोटा सा देश जैसे आपको फिलीपाइंस है, वो एक देश कभी 89 में गए थे 15 दिन के लिए। वो भी एक टीम जा रही थी तो उस टीम में एक आदमी का वीज़ा नहीं बन पाया था तो वो जगह खाली थी, तो इसलिए उस जगह में हम चले गए थे। इसलिए हम पूर्व नियोजित नहीं थे। और सौभाग्य है कि उसके बाद फिर कभी कहीं हमने एक बार पाकिस्तान गए। अच्छा, पाकिस्तान गए थे, वहाँ इंटरनेशनल फोरम का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो उसमें गए थे। तो वहीं 4 दिन कराची में रहने का मौका मिला था और हमारी ख्वाहिश भी थी लड़कपन से कि हम पाकिस्तान देखना चाहते हैं, तो संयोग से पूरा हो गया था और हम विदेश नहीं गए। और उदय जी तो बहुत जगह गए हुए हैं,
जी पोधा जी ने बहुत घुमा है। पोधा जी का तो लंबा इतिहास है काम का, भ्रमण का, काम का, राजनीति का। जी हमारे ख़ानदान में तो 1936 और 46 में हमारे चाचा गया दक्षिणी से विधायक हुए थे। 52 में पार्लियामेंट का गया से टिकट मिला, उनको लकवा मार गया तो वो बोले कि हम नहीं खड़े होंगे। और गया में एक ब्रजेश्वर प्रसाद जी करके थे जो संविधान सभा के मेंबर रह चुके थे, उनके बारे में उन्होंने लिख दिया कि इनको मेरे जगह पर टिकट दिया जाए। और अपने भाई जो मेरे पिताजी थे उनके बारे में कहा कि नहीं, भाई भतीजावाद नहीं होगा। और ब्रजेश्वर बाबू 1952 में गया से सांसद हुए, फिर 57 में हुए और फिर 62 में हुए। तो 15 साल गया से सांसद रहे थे। फिर उसके बाद तो गया आरक्षित हो गया। सर, आपने जिस तरह से सोशल वर्क किया, इतना देश के कई हिस्सों में, राज्यों में आप गए, घूमे हैं, आपने इतना सोशल वर्क किया, तो आपने राजनीति में कभी कोशिश नहीं की? आपने ऐसा सवाल किया है, मैंने आपको कभी कहा ही ना कि चूँकि हमारे चचा राजनीति में थे, हमारे पिताजी और चचा दोनों 1916 से ही फिर राजनीति में रहे। तो इतिहास तो रहा, लेकिन 52 में जो पार्लियामेंट का टिकट चचा को मिला था बड़े पिताजी को, उन्होंने हमारे पिताजी को, जो उनके छोटे भाई थे, उनको टिकट नहीं दिलवाया। तो 1952 से जो टिकट नहीं मिला, कटा नहीं कहेंगे, जो नहीं मिला, वो आज 2023 तक कभी कहीं नहीं मिला। और हम समझते ठीक ही हुआ, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। तो हम राजनीतिक कोशिश में हम लगे रहे। 1984 में हमने चतरा पार्लियामेंट्री चुनाव से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव में हम खड़े हुए थे, और वो भी प्रोफेसर जाबिर हुसैन के कहने पर। जी। वो अलग कहानी है। और उसके बाद, और उस समय 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, और दिसंबर में चुनाव था। और उसके पहले हम यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे यहाँ वजीरगंज के। लेकिन जो उस समय सिखों को वहाँ जो दिल्ली वगैरह में हमारा काटा गया, तो हमने उस समय छोड़ दिया था। हम कहा कि नहीं, ये हद है अब। पर उसके बाद हम कांग्रेस से अलग हो गए, और फिर कांग्रेस में मैं फिर कभी नहीं गए। और उसी समय चुनाव हुआ तो हम खड़े हो गए थे। फिर उसके बाद 2010 में जब वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र बना, तो हमको लगा कि आज तक वजीरगंज से कोई आदमी कभी विधायक नहीं हुआ है, पार्टियां टिकट भी नहीं देती हैं। तो कम से कम अगर खाता खुला है तो लोगों को ये एहसास हो कि हाँ, वजीरगंज में भी लोग हैं, और वजीरगंज को भी मौका मिलना चाहिए। इस नाते हमने सोचा कि एक बार खड़ा होना चाहिए। तो हम उसमें भी इंडिपेंडेंट के तौर पर हम खड़े हुए। लोगों ने कहा था पार्टी से टिकट लेने की कोशिश कीजिए, तो वो कोशिश भी थोड़ी सी हुई थी, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। तो इंडिपेंडेंट रहे और उस चुनाव में भी खड़े हुए थे। लेकिन उस समय ये कहा था वजीरगंज के लोगों से कि इसी इलाके के लोगों को टिकट मिलना चाहिए। पेपर वगैरह में भी निकला था। तो सबसे कहा था कि हर पार्टियों से निवेदन है कि आप एक बार वजीरगंज के लोगों में ही अपना चुनाव करें। तो छः लोग खड़े हुए थे हम लोग सब मिला के, जिसमें 3 राष्ट्रीय दलों ने वजीरगंज के लोगों को टिकट दिया है। हम इस बात के को कहना चाहेंगे कि 3 लोगों ने दिया और वो खड़े हुए, और 3 हम लोग इंडिपेंडेंट थे। तो 6 मिला के हम लोग खड़े हुए थे, और अच्छा खासा वोट आया था 6 लोगों को मिला कर। कोशिश किया था कि सब मिल के एक हों, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, हम सबसे कहते थे कि कोई एक रह जाइए, और अगर आपको लगता है कि 6 में कौन बैठेगा तो चलिए पहला हाथ हमारा हुआ, हम हट गए। अब एक एक करके 4 और फट जाइए तो कोई एक रहेगा वजीरगंज का, तो हम दिखा देंगे कि हाँ, वजीरगंज में भी लोग एक हो सकते हैं। तो ये छोटी सी कहानी रही। और आप जानते हैं इंडिपेंडेंट का क्या होता है। जी बिल्कुल। सर, जिस तरह से कहा जाता है कि कहा क्या जाता है सर, ये सच्चाई है कि चौधरी जी जो है वो एक तो जाति से एक ऐसी जाति से आते हैं जिसका बिहार में बहुत ज़्यादा ना तो बाहुबल है और ना ही धन बल है, और आर्थिक तौर पे भी बहुत कमज़ोर है, और शैक्षणिक तौर पे तो भी बहुत ही कमज़ोर है। तो ऐसे में चौधरी जी जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि चौधरी जी की कहानी बहुत ही अलग है एकदम। हाँ, बिल्कुल है अलग, इसमें क्या शक है। आप सोच लीजिए कि
जिस देश में एक वार्ड मेंबर होना बहुत बड़ी बात हो, उस देश के बिहार जैसे राज्य में उन्होंने लंबे समय तक सामाजिक काम किया, फिर राजनीति में आए और राजनीति में विधायक हुए, मंत्री बने, एक राष्ट्रीय दल के थोड़े समय के लिए अध्यक्ष भी हुए और मंत्री बने और 10 साल बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे। ये तो इतिहास है इनका तो इतिहास बन चुका है। इन्होंने तो एक नया इतिहास बना करके दिखाया कि अगर जाति बल नहीं है, धन बल नहीं है, संख्या बल भी नहीं हो, तो भी आदमी अगर करना चाहे और चलना चाहे तो बहुत आगे जा सकता है और जो चाहे वो कर सकता है। तो वो तो ये एक नमूना है। कितना मुश्किल देखा आपने कि जिस तरह से वो संघर्ष वो करते होंगे उस दौर में, तो उनके लिए कितना मुश्किल था, कितनी चुनौती भरा काम था ये? वो तो बहुत था। बिहार जैसे राज्य में और वो भी मज़दूरों के बीच में काम करना, हमको तो याद है कि हम लोग को लोग कहते थे कि ये लोग, कभी कहते थे कि ये लोग नक्सलाइट हैं, कभी कहते थे कि विदेशी एजेंट हैं, कभी कहते थे कि इन लोग किसान मज़दूरों को लड़वाने वाले हैं। तो बहुत तरह की बातें हुआ करती थी और ऐसे माहौल में अब मज़दूरों को आप जागरूक करें, संगठित करें और उनके न्यूनतम मजदूरी की बात करें तो ये अपने आप में बहुत कठिन था। और उसमें भी उनको जागरूक करना और संगठित करना कि वो अपने से अपना नेतृत्व विकसित कर सकें हर गांव में, ये अपने आप में बहुत कठिन काम था। और इस माहौल में घूमना, आना जाना और रहना तो बहुत कठिन रहा है, इसमें कोई गमत नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि लोग नक्सली समझते थे, विदेशी सरकार के एजेंट समझते थे, तो ये खौफ का वातावरण रहता होगा आप लोग के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो रहता ही था। वो तो लोग कहते ही थे। हमसे एक बार किसी ने पूछ दिया था कि आप लोगों के बारे में लोग ऐसा कहते हैं, आपका क्या कहना है? हमने कहा था कि जो लोग जो मानते हैं हम वो हैं, क्योंकि जो मान चुके हैं कि हम ये हैं उनके दिलो दिमाग में तो हम है ही हैं। हमारे मानने और न मानने से तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हम क्या हैं क्या नहीं है ये तो हम जानते हैं और इस पर कहना क्या है। तो वो किसी बात को नकारने की आदत हमारी तो नहीं रही है और हम समझते हैं कि कोई भी आदमी जो समझता है वो क्यों काटेगा किसी की बात। आप तो पत्थर को देवता बना देते हैं, आप मान लेते हैं कि पत्थर देवता है तो आपके लिए देवता हो जाता है। तो आप, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ में आ गया कि कौन लोग क्या थे और क्या कर सकते थे क्या नहीं कर सकते थे। वो तो सच है ना, और सच कभी बदलता नहीं है। चौधरी जी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था, मुझे बताया है कि वो मांझी समाज के लिए काफ़ी काम किया। टोटल मैंने, आप समझिए कि मैंने अधिकांशतः ज़्यादा से ज़्यादा तो मांझियों के बीच में ही काम हुआ है। और गया ज़िला तो चूँकि मांझियों का ही ज़िला रहा है, इसलिए बहुत तो उन्हीं लोगों के बीच में, अन्य जातियाँ उसमें से और भी रही हैं, लेकिन मुख्यतः और प्रधानतः मांझी ही रहे हैं। और मांझियों ने बहुत माना भी है, बहुत मानते हैं। आज भी आप कहीं जाइए गांव में, जिन गांव में हम लोग मैंने रह चुके हैं या काम कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ जाना होता था, रहना होता था, सोना होता था, खाना होता था। एक गाँव, ये जो आप बता रहे हैं कि रहना होता था, खाना होता था, सोना होता होगा, तो जब मैं आज भी मांझी के गांव में जाता हूं तो बहुत बदतर स्थिति होती है उनकी। ना बैठने का जगह तक अच्छा नहीं होता, हाइजेनिक नहीं हो। कितना मुश्किल होता होगा, मतलब आप लोग के लिए भी? नहीं, हम लोग मुश्किल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ चुन लेंगे, कोई चीज़ चाह जाएंगे ना, तो वो आपको भारी नहीं लगता है, फिर वो आसान हो जाता है। और हम लोग को कभी ऐसा नहीं लगता था। पर वहाँ जाना, उनका जो खटोला होता था वो खटोला मिलता था, और खटोला छोटा होता है उन लोगों का, उस पर रहना सोना जो उनके यहाँ बना वो खाया, उनके साथ हंसे बोले, बातचीत किया। और ख़ास करके हम लोग मीटिंग करने का काम खूब करते थे, ताकि उनमें ये हो सके कि सब करने वाले हम हैं, हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ये चीज़ खास हम कहना और समझाना चाहते थे कि इस दुनिया में जो कुछ हुआ है वो गरीबों के और मज़दूरों की ताकत से ही हुआ है। जो कुछ इमारत हो, बिल्डिंग हो, जो भी बना है, इसलिए उनकी ताकत का अंदाज़ उनको नहीं है कि वो कितने ताकतवर हैं। जिसने सब बनाया और उसी का कुछ नहीं है, ये अपने आप में एक सवाल है। तो
उनमें ये ताकत पैदा करते थे। और अगर आप कभी देखना चाहेंगे तो आपको गया जिले में कई जगह हम दिखाएंगे कि उनकी अपनी ताकत से क्या क्या हुआ है, वो अपना काम कितने में क्या कर सकते हैं। नमूना तो वैसा वैसा है जो आपको खोजे कहीं नहीं मिलेगा। फतेहपुर के एक गाँव गोरदहा करके है, पहाड़ पर है, वो थोड़ा पहाड़ी है। तो वहाँ लोग खेती वेती करते थे, तो थोड़ा मिर्चा बैगन वगैरह कर लेते थे, लेकिन वहाँ कुआँ वगैरह बन नहीं पाता था, और नहरी इलाका वगैरह तो है नहीं, तो वो लोग मिट्टी का कुआँ खनते थे। तो हर साल खनते थे, तो वो 2 साल में फिर वो बैठ जाता था। तो उन लोग का कहना था कि जो 2 साल में वो बैठ जाता है, अगर हम लोग ईंटा का बना करके थोड़ा अगर गिलावट से भी कर लेंगे मिट्टी से, तो कम से कम 5-7 साल चलेगा। तो वो लोगों ने प्लान किया कि अच्छा वैसे बनाएंगे। तो वो फिर वो लोग मिट्टी का ईंटा तैयार किए। तो बाद में कहते क्या कि अगर थोड़ा सा कोयला मिल जाता तो ये पक्का हो जाता ईंटा। तो हुआ कि ठीक है। तो फिर किसी तरह से कोयले की थोड़ी व्यवस्था हुई और वो ईंटा पक गया। 7 कुआँ, ये हम आपको 92 की कहानी कह रहे हैं। 92 की कहानी कह रहे हैं। 7 कुआँ बना था 12,500 रुपये में, एक कुआँ नहीं। हाँ, उसकी गहराई कहीं 12 फीट थी, कहीं 14 फीट थी, कहीं 16 फीट थी, क्योंकि पहाड़ पर था तो ज़्यादा अंदर आप नहीं जा सकते थे। वो कुआँ आज भी आप देख सकते हैं। और उससे फिर वो लोग थोड़ी खेती बैगन मिर्चा के साथ कुछ और करने लगे। फिर वो उन्होंने प्लान किया कि हम लोग एक छोटा तालाब बनाना चाहते हैं। तो पहाड़ी पर तालाब बनाना बड़ा कठिन होता है, तो वो भी उन लोगों ने कोशिश किया था और बनाया था, और बहुत कम में अपने मेहनत से बनाया था। आज आप सोच लीजिए ना कि करीब 30-32 साल हो गए होंगे, आज भी आप वो देख सकते हैं। इसी तरह से हाँ, वहाँ का आपने झोपड़ी की बात छेड़ दी थी, तो बताऊँ। वहाँ के लोग कहते थे कि हम लोग हमेशा फूस में रहते हैं, क्या हम लोग का कभी कपड़ा नहीं हो सकता है। तो हमने कहा था कि आप ही तो सब करते हैं, क्यों नहीं हो सकता है। तो कैसे होगा, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। हम कहा कि आप चाहिएगा तो हो जाएगा। तो कैसे होगा, हम कहा कपड़ा बनेगा और होगा, तो ये होगा कैसे। तो हमने कहा कि आपको तो मिट्टी लाना होगा। कि हाँ, मिट्टी तो हम लोग ले आएंगे, और कुम्हार आएगा तो कुम्हार थोड़ा बनाने का कुछ पैसा लेगा। तो फिर कुम्हार को बुलाया गया था और बनवाया गया था। अब 25 मांझी लोगों का घर वहाँ था। तो आया, और फिर वो लोग पेड़ का पत्ता वगैरह ला करके उसको पकाए थे, और 5,000 रुपये में 25 घर का खपड़ाकरण हुआ था। और फिर एक भी घर वहाँ फूस का नहीं रह गया था। वो एक नमूना था। अब तो सबका इंदिरा आवास वगैरह वहाँ बन चुका है, वो क्या कहते हैं, वो जो बनता है वो सब, लेकिन आज भी वो आप जाकर वहाँ दे सकते हैं। और सब जगह हम लोग सामुदायिक भवन बनवाने को प्रेरित करते थे, और हम लोग का सामुदायिक भवन मिट्टी का होता था, मिट्टी का, और उस पर पहले फूस और बाद में अगर हो सके तो कपड़ा। और बिहार सरकार वगैरह तो बहुत पीछे आकर के हम लोग के शुरू करने के लगभग 20 साल के बाद, 25 साल के बाद इन लोगों ने शुरू किया। हम लोग जो पेड़ के नीचे बच्चों को बैठा करके पढ़ाने वाला काम, और उसी गांव के बच्चे से ही पढ़ाने का काम होता था। उसी गांव में अगर जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, मतलब बिहार की तस्वीर बदलने का जो नींव है आप लोगों ने रखी है। वो जिस समय राजबाला वर्मा गया में डीएम थी, तो वो 1-2 बार घूम रही थी गया में, तो उन्होंने कहीं कहीं देखा था कि बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, लोग पढ़ा रहे हैं। तो वो पूछ दी थी लोगों से कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उन लोगों ने बताया था कि ऐसे ऐसे ये हो रहा है। तो उन्होंने फिर हमारे ऑफिस में गया में कहवाया था कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। हम बॉम्बे गए हुए थे, तो आए तो लोगों ने कहा कि आपको डीएम के हाथ से बुलाया गया है। तो हम वैसे अधिकारियों से बहुत मिलना जुलना हमारा नहीं रहा करता था, तो हमने सोचा कि पैसे कह दिया होगा उन्होंने फ़ोन पर। लेकिन जब कार्यकर्ताओं ने बहुत जोर दिया तो एक दिन मिलने चले गए। तो कहने लगे कि हम यहाँ 2 साल हमको पाए हुए हो गया, आप एक बार भी कभी मिलने नहीं, आपका काम मैंने देखा है अपने क्षेत्र में घूम करके, और ऐसा ऐसा है, आप हमसे हर एक दिन 20 करके मिला कीजिए। तो फिर हम पहले बार हम 15 दिन के बाद गए थे। तो हमने कहा कि देखिए, आपने कहा था एक दिन 20 करके हम आते हैं, तो आपका आधा घंटा समय व्यर्थ जाता है। और तो कह कि नहीं, हमारा व्यर्थ नहीं जाता, हमको उससे लाभ होता है। उसके बाद वो घूम करके हर जगह काम देखती रहीं, और कहीं कहीं हमको बुलाती भी थी कि आप चलिए वहाँ साथ में जाते थे, बात होती थी, और कहती थी आप भाषण दीजिए। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया था। उन्होंने तो एक बार हमसे कह दिया कि हमारे पास 3000 कुआँ का पाया हुआ है बनाने का, अगर आप बनवा सके तो 500-500 कुआँ करके आप बनवाइए, और हम आपको
इसका ये करेंगे, हाँ फंड करेंगे और आप एकदम बढ़िया से आप जैसा चाहिएगा वैसा होगा। तो हमने आकर के ऑफिस में जोड़ के देखा था तो उस समय करीब 1.25 करोड़ हो गया था। मैंने सोचा कि 500 कुएँ में कहाँ हम बैठे रहेंगे और कुआँ अगर ठीक नहीं बनेगा तो लोग कहेंगे रही बाबू क्या बनवाया हुआ कुआँ है और देखो ऐसा ऐसा। और आजकल पैसा देख करके सबकी नीयत बदल जाती है। तो हमको लगा कि नहीं, ऐसे काम में हाथ नहीं लगाना चाहिए जिसमें बदनामी हो। तो हमने 3000 कुआँ बनाने का एक मौका गंवाया है। आज गंवाया है कह रहा हूँ, आज की स्थिति में होता तो हम अवश्य बनवा करके हम देख लेते, कम से कम 3000 लोगों का तो भला हो जाता। लेकिन हमारी उस समय हिम्मत नहीं हुई और मैंने एक भी कुआँ नहीं बनवाया था। तो इस तरह से काम चलते रहा। फिर आपको बेलागंज में आप जाएंगे तो वहाँ एक गांव फतेहपुर करके है। आज भी आप वहाँ जाइए, देखिए कि वहाँ लोगों ने तालाब बनाया था अपना, मात्र हमको लगता है 28,000 में। वो तालाब आज भी है। उस तालाब में आज भी वहाँ मछली होता है। और जो पेड़ किनारे किनारे लगाया गया था, वो किनारे वाले पेड़ सब बड़े बड़े हो गए हैं, जो वहाँ लोगों के मरने पर जलाने के काम में आते हैं। और उन लोगों ने अपने गांव का ऐसे ही पहले खपड़ाकरण किया था, फिर अपना सामुदायिक भवन बनाया था, अपने बच्चों को पढ़ना शुरू किया था। और 2 ठो पुलिया बनाना था पानी पर, तो वो उन लोगों ने अपने से कैसे मिट्टी से पक्का फिर किया था, उसका नमूना आप वहाँ देख सकते हैं। उन लोगों का कहना, देखिए गरीबों का कहना रहता है हमारे पास है क्या, हम कहाँ से करेंगे। तो हम लोग कहा करते थे कि देखिए सब आपके पास है, आप लोग ईंटा भट्टा में काम करने जाते हैं, आपको ईंटा चाहिए तो आप अपने भट्टा मालिक से कहिए कि एक ईंटा हमको एक दिन आप दीजिए, एक ही मांगिएगा, एक ईंटा मांगिएगा। और हम समझते हैं कोई मालिक ऐसा नहीं होगा जो एक ईंटा आपको नहीं देगा। वो लोग कहते थे ये कैसे होगा, आप करके देख लीजिए। और मैं आपको बताऊं, 1 महीना के अंदर वहाँ 2 पुलिया नहीं 6 पुलिया बनाने का ईंटा उन लोगों के पास इकट्ठा था। उन लोग इनकार करते थे। जब हम कहा कि कहाँ से, तो हंसने लगे थे। हम कहा सब आपके हाथ में है, फिर आप चाह जाइए चलिए ना, फिर रास्ता आपके आगे होगा। और फिर वो दोनों पुलिया मात्र 5000 में बना था। आप लोगों ने आप और चौधरी जी ने मतलब ये आदिवासियों के साथ भी बहुत काम किया। आदिवासियों के साथ उदय जी ने ज़्यादा काम किया है। हमने आदिवासियों के साथ नहीं ज़्यादा बराबरी का। हाँ, आदिवासियों के बीच में हमने वहाँ, आप छत्तीसगढ़ कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ में वहाँ उन लोगों के बीच में आना जाना, मिलना बैठना, मीटिंग करना वगैरह। उदय जी ने आदिवासियों के साथ किस तरह के काम किए हैं? इसी तरह के हम लोग का मुख्य काम था चेतना विकास करना, उनको संगठित करना, जागरूक करना, ताकि वो अपना काम अपने से कर सके। वो हमेशा मांगने वाले पोजीशन में नहीं हो, वो अपने से जब अपनी ताकत जान जाएंगे तो फिर उनके लिए कोई काम भारी नहीं लगेगा। और आप जैसे कहा ना कि गांव में जाइए तो हालत दिखाई पड़ता है। आप जहां हम लोग काम कर चुके हैं, अगर वहां कभी जाइएगा ना तो आपको महसूस होगा काम क्या होता है। जी। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद आपको। तो ये थे रविंद्र प्रताप सिंह, जिन्हें बजीरगंज में लोग प्यार से रवि बाबू के नाम से पुकारते हैं। और रवि बाबू बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के सहयोगी रहे हैं। उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर काम करने वाले रहे हैं। दलित पिछड़ों के लिए काम किया है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि उदय नारायण चौधरी तो गुदड़ी के लाल हैं, जो गुदड़ी से निकल करके वहाँ तक पहुँचे और लोगों की प्रेरणा बनी। और इन लोगों ने किस तरह जो मांझी समुदाय है और जिसकी बहुलता है गया में, उनका किस्मत बदलने की काम की, उनका तकदीर बदलने का काम किया। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, बजीरगंज।